लगता है कि तुझे बिंदु से मिल लेना। युग भी बिंदु की फिक्र करते हुए कहता है, बात तो तेरी भी सही है कायर, मुझे भी यही लगता है कि तुझे बिंदु से मिल लेना चाहिए। पर तुझे याद है ना मैंने क्या कहा था, तुझे बिंदु को उस बारे में कुछ नहीं बताना है। कायर युग से पलट कर कहता है, हाँ युग, मुझे अच्छे से याद है, तू फिक्र मत कर। तूने जो कहानी लिखी है मैं उसके बारे में बिंदु के सामने जिक्र तक नहीं करूंगा, उसे कुछ नहीं बताऊंगा। युग हिचकिचाहट के साथ कहता है, हाँ वही यार, मैं नहीं चाहता कि माँ और प्रशांत अंकल के बीच जो भी हुआ उसका असर बिंदु और मेरी दोस्ती पर पड़े। हम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, मैं नहीं चाहता किसी भी वजह से हमारी दोस्ती में दरार पड़े। कायर युग की बातों से ऊबने लग गया था, क्योंकि हवेली के अंदर भी कई बार युग कायर से यही बात बोल चुका था कि बिंदु को उस बारे में कुछ मत बताना। कायर युग की बातों से ऊबते हुए उबासी के साथ कहता है, हाँ युग, भरोसा रख तू मुझ पर, बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं बिंदु को इस बारे में कुछ नहीं बताने वाला। अब मैं जाऊं, वरना अगर वो कछुआ उठ गया तो वो भी मेरे साथ चलने की जिद करने लग जाएगा और मैं उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। युग हैरानी के साथ कायर से पूछता है, तू कछुए को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता? पर क्यों? वैसे तो तू हर जगह उसे अपने साथ ले जाता है, उसके बिना कहीं जाता ही नहीं है, फिर आज क्यों मना कर रहा है? युग कायर पर शक करते हुए कहता है, तू बिंदु से ही मिलने जा रहा है ना, या फिर कहीं और जा रहा है बिंदु से मिलने के बहाने से? कायर युग के सवालों का जवाब देते हुए कहता है, बिंदु से ही मिलने जा रहा हूँ यार, और कहाँ जाऊंगा? युग झट से पलटकर कायर से पूछता है, फिर कछुए को अपने साथ क्यों नहीं ले जा रहा है? कायर कुछ शर्माते हुए कहता है, वो क्या है ना युग, बहुत दिनों बाद बिंदु से मिल रहा हूँ तो मैं उसके साथ अकेले में कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ, उसका हाथ थामकर उसकी सारी बातें सुनना चाहता हूँ। पर अगर कछुए को साथ ले गया तो ये बेवजह कबाब में हड्डी बनेगा। कबाब में हड्डी तो छोड़, वो हम दोनों को ठीक से बात ही नहीं करने देगा, डिस्टर्ब करेगा। युग कायर की आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ खूब समझ रहा हूँ मैं कि कछुआ तुम्हें क्या करने में डिस्टर्ब करेगा। कायर युग से अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, ऐसी बात नहीं है युग, बिंदु से मिलना जरूरी है। युग हामी भरते हुए कहता है, हाँ वो तो है कायर, ठीक है जा तू, पर जल्दी आ जाना। एक तो अभिमन्यु भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गया है। डायना से पूछा तो वो बता रही थी कि रात से ही कहीं चला गया है, कुछ बताकर नहीं गया है, ऊपर से मोबाइल भी नहीं लग रहा है उसका। कायर भी अभिमन्यु के बारे में सोचते हुए परेशान होते हुए कहता है, हाँ यार पता नहीं कहाँ चला गया इतनी बारिश में, वो आए तो मुझे फोन करके बता देना। युग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ मैं बता दूंगा तुझे, तू उसकी फिक्र मत कर, जा और जाकर बिंदु से मिल खुशी खुशी, वरना तेरा उदास चेहरा देखेगी तो वो भी उदास हो जाएगी। कायर कहता है, हाँ जाता हूँ मैं, तू भी अपना ख्याल रखना, और अब चाहे कुछ भी हो काली बारिश में बाहर मत निकलना। देखा ना कितनी काली हो गई है तेरी आंखें, मुझे तो इन्हें देखकर डर लग रहा है। युग पलट कर कहता है, हाँ यार नहीं निकलूंगा बाहर, तू चिंता मत कर, जा आराम से। युग की ये बात कहते ही कायर वहां से जाने लग जाता है। कायर के जाते ही युग वापस से हवेली के अंदर चले जाता है। इस तरफ वर्चस्विनी तारा के पास उसके बेड पर बैठी हुई थी। तारा को रात से ही होश नहीं आया था, वो अभी तक बेहोश थी। वर्चस्विनी तारा के होश में ही आने का इंतजार कर रही थी। उसको तारा की बहुत फिक्र सताए जा रही थी, क्योंकि वो रात से ही होश में नहीं आई थी। वर्चस्विनी ममता भरी निगाहों के साथ तारा को देखे जा रही थी। उसकी आंखें तारा को इस हालत में देखकर नम हो गई थी। वर्चस्विनी तारा के पास बैठकर उसके सिर पर अपना हाथ बार बार फेर ही रही थी कि तभी उसका फोन बजने लग जाता है, जो उसके पास ही रखा हुआ था। जब वर्चस्विनी की नजर अपने मोबाइल स्क्रीन पर पड़ती है तो वो देखती है कि उसे किसी और का नहीं बल्कि चैटर्जी का फोन आ रहा था। वर्चस्विनी अपना फोन उठाते हुए कहती है, हाँ चैटर्जी बोलो। चैटर्जी की आवाज सुनाई देती है, अब कैसी है तारा वर्चस्विनी मैम? वर्चस्विनी मायूसी के साथ जवाब देती है, तारा को अभी तक होश नहीं आया चैटर्जी। चैटर्जी की हैरानी के साथ आवाज सुनाई देती है, क्या तारा को अभी तक होश नहीं आया? वर्चस्विनी घबराते हुए कहती है, हाँ चैटर्जी, तारा को अभी तक होश नहीं आया है। पता नहीं कल रात में युग का हाथ पकड़कर तारा ने ऐसा क्या देख लिया कि उसे अभी तक होश नहीं आया। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। चैटर्जी वर्चस्विनी को हौसला देते हुए कहता है,
आप घबराइए मत वर्चस्विनी मैम, तारा को होश आ जाएगा। वो कुछ दिनों से ठीक से सोई भी नहीं है ना, शायद इस वजह से अभी तक उसे होश नहीं आया है। आप ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। वर्चस्विनी खामोश रहती है, पलट कर कुछ नहीं कहती है, बस मायूसी के साथ तारा को देखती रहती है और उसके सिर पर प्यार से फिर अपने हाथ फेरने लग जाती है। वर्चस्विनी कुछ सोचते हुए कहती है, तुम कहाँ पर हो चैटर्जी? हवेली में ही हो ना? चैटर्जी का जवाब आता है, नहीं मैम, मैं हवेली में नहीं हूँ। वहां पर होता तो आपको फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती तारा का हालचाल पूछने के लिए, मैं सीधे वहीं पर आ जाता। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, तुम हवेली में नहीं हो तो फिर कहाँ पर हो चैटर्जी? चैटर्जी पलट कर कहता है, वो मैं पुलिस स्टेशन जा रहा था मैम, अभी रास्ते में हूँ। वर्चस्विनी हैरानी के साथ पूछती है, पुलिस स्टेशन जा रहे थे, पर क्यों? चैटर्जी का जवाब आता है, वो चार्ली का फोन आया था वर्चस्विनी मैम, उसे कुछ अर्जेंट काम था मुझसे। वर्चस्विनी अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ पूछती है, चार्ली को काम है? क्या काम है चार्ली को तुमसे? चैटर्जी की आवाज सुनाई देती है, पता नहीं मैम, वो चार्ली ने फोन पर कुछ बताया नहीं, कहा कि जल्दी से स्टेशन पहुंच जाओ, इसलिए इतनी जल्दी में निकला हूं कि आपसे मिलकर भी नहीं जा पाया। वर्चस्विनी चुप रहती है, पलटकर कुछ नहीं कहती है। चैटर्जी की फिर आवाज सुनाई देती है, अच्छा मैम, मैं फोन रखता हूँ, इस वक्त ड्राइविंग कर रहा था, स्टेशन पहुंचकर फोन करता हूँ। वर्चस्विनी धीरे से कहती है, हाँ ठीक है चैटर्जी, जो भी हो बताना मुझे। चैटर्जी कहता है, ठीक है मैम, जो भी होता है मैं बताता हूँ आपको, आप अपना और तारा का ख्याल रखिएगा। वर्चस्विनी पलट कर कहती है, हाँ चैटर्जी, तुम भी अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वर्चस्विनी फोन कट कर देती है। फोन रखते ही वर्चस्विनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये चार्ली को ऐसा क्या काम पड़ गया कि चैटर्जी को उसने इतनी जल्दी में बुला लिया कि ये चैटर्जी मुझसे भी मिलकर नहीं गया। वर्चस्विनी इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर तारा के हाथ पर पड़ती है और वो देखती है कि तारा धीरे धीरे अपने हाथ की उंगलियां हिला रही थी। तारा को होश आने लग गया था। वर्चस्विनी तुरंत हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, तारा बेटी, तारा बेटी। वर्चस्विनी के तारा को पुकारते ही तारा धीरे से अपनी आंखें खोल देती है। तारा वर्चस्विनी को अपनी आंखों के सामने देखकर बड़े प्यार से कहती है, माँ। तारा की आवाज सुनकर वर्चस्विनी ममता से भर जाती है और तुरंत तारा को अपने सीने से भींचते हुए कहती है, तारा, मेरी तारा, तुम ठीक तो हो ना तारा बेटी? अब कैसा लग रहा है तुम्हें? तारा बड़े प्यार से कहती है, मैं ठीक हूँ मम्मा, मुझे क्या होगा, आप है ना मेरे साथ? वर्चस्विनी पलटकर कुछ नहीं कहती है, तारा को प्यार भरी निगाहों से देखते रहती है। तारा अपने आसपास देखने लग जाती है, पर उसे अपने आसपास वर्चस्विनी के अलावा और कोई नजर नहीं आता है और वो हड़बड़ाहट के साथ वर्चस्विनी से पूछ पड़ती है, युग भैया, युग भैया। वर्चस्विनी मुंह बनाते हुए कहती है, युग भैया? क्या तारा बेटी? तारा वर्चस्विनी से पूछती है, युग भैया कहाँ पर है मम्मा? वर्चस्विनी तारा के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, वो तो अपने कमरे में होंगे तारा बेटी। तारा पलटकर कुछ कहती है, उससे पहले ही दरवाजे के पास से युग की आवाज आती है, तारा। जब तारा और वर्चस्विनी दरवाजे की तरफ अपने नजरें करती हैं, तो देखती है कि दरवाजे पर ही युग और यामिनी खड़े हुए थे। दोनों ही फुर्ती के साथ कमरे के अंदर घुसते हैं और तारा के पास जाकर उससे एक साथ पूछ बैठते हैं, तुम अब कैसी हो तारा? तारा युग और यामिनी दोनों को बारी बारी देखते हुए जवाब देती है, मैं ठीक हूँ युग भैया, यामिनी दीदी। यामिनी और युग दोनों में से कोई तारा से कुछ और पूछता, उससे पहले ही तारा एक डर के साथ युग की आंखों में देखते हुए कहती है, आप कैसे हैं युग भैया? युग मुंह बनाते हुए कहता है, मैं भी ठीक हूँ तारा, मुझे क्या होगा? तारा युग की आंखों की तरफ देखते हुए ही उससे कहती है, वो आपकी आंखें? इतना कहकर तारा खुद चुप हो जाती है। वो अपनी बात पूरी ही नहीं करती है, जैसे उसे किसी चीज का अंदर ही अंदर डर सता रहा हो जो वो कहने से डर रही थी। युग समझ जाता है कि तारा उसकी आंखों को देखकर डर गई थी और उसी के कारण परेशान लग रही थी। युग मुस्कुराते हुए तारा को समझाते हुए कहता है, मेरी आंखों को कुछ नहीं हुआ है तारा, वो बस काली हो गई है। वो क्या है ना, कल रात में ज्यादा बारिश में भीग गया था ना, तो उसी का इन्फेक्शन लगता है, 1-2 दिन में ही ठीक हो जाएगा, देखना तो। तारा कुछ नहीं कहती है, एकटक नजर से युग की काली पड़ी आंखों की तरफ देखती रहती है। तारा के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर यामिनी समझ जाती है कि कुछ तो बात थी जो तारा छुपा रही थी, तभी वो इतनी डरी डरी नजर आ रही थी।
यामिनी अगले ही पल तारा के नजदीक जाती है और बड़े प्यार से उससे पूछती है, तारा बेटी, तुमने कल रात में जब युग बाबू का हाथ पकड़ा था तब क्या देखा था? तुम्हें क्या महसूस हुआ था उस वक्त? यामिनी के ये बात कहते ही तारा उस पल को याद करने लग जाती है जब उसने युग का हाथ पकड़ा था। तारा अपने दिमाग पर जोर देने लग जाती है और अगले ही पल वो धीरे धीरे कहती है, मुझे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था यामिनी दीदी, जब मैंने युग भैया का हाथ पकड़ा था मुझे ठीक से कुछ याद नहीं। यामिनी तारा पर प्रेशर देते हुए कहती है, याद करने की कोशिश करो तारा, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। तारा अपने दिमाग पर जोर देने लग जाती है। ज्यादा ही जोर देने के कारण तारा का सिर दर्द करने लग जाता है और वो दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लेती है। तारा दर्द से कराहते हुए कहती है, उस सपने में सब काला, आग, भंवर, पानी, युग भैया, आह आह। इतना कहकर तारा दर्द से कराहने लग जाती है। वर्चस्विनी को तारा की फिक्र होने लग जाती है और वो तुरंत हड़बड़ाहट के साथ तारा की चिंता करते हुए कहती है, तारा मेरी बेटी, ये क्या हो रहा है तुम्हें? तारा दर्द से कराहने लग जाती है। सिर्फ वर्चस्विनी को ही नहीं बल्कि यामिनी और युग को भी तारा की फिक्र होने लग जाती है। उन्होंने तारा को इस तरह दर्द से तड़पते हुए पहले कभी नहीं देखा था। तारा ने कसकर अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ कर रखा हुआ था। युग तुरंत तारा को मना करते हुए कहता है, रहने दो तारा, रहने दो, तुम्हें कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यामिनी तुरंत बोल पड़ती है, पर युग बाबू, फिर पता कैसे चलेगा कि आपका हाथ पकड़कर तारा ने क्या देखा था? युग यामिनी पर गुस्सा करते हुए कहता है, यामिनी, तुम्हें तारा की ज्यादा फिक्र है या फिर उसने क्या देखा था उसकी? यामिनी हिचकिचाहट के साथ कहती है, युग बाबू, मैं तो ये सब आपके लिए। यामिनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही वर्चस्विनी बोल पड़ती है, तारा, अपने सिर पर ज्यादा दबाव मत दो, तुम्हें कुछ भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, रुक जाओ। वर्चस्विनी की ये बात कहते ही तारा रुक जाती है, कुछ याद नहीं करती है। धीरे धीरे तारा नॉर्मल होने लग जाती है, वो दर्द से कराहना बंद कर देती है। यामिनी को भी वर्चस्विनी और युग की बात ठीक लगने लग जाती है, इसलिए वो तारा से कुछ नहीं कहती है। तारा के नॉर्मल होते ही यामिनी घबराते हुए मन ही मन सोचने लग जाती है, तारा ने जरूर कुछ ना कुछ बुरा तो देखा है युग बाबू के बारे में, तभी ये इतना घबराई हुई है। पर तारा ने ऐसा क्या देखा होगा जो वो इतनी ज्यादा घबरा गई है? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। यामिनी घबराते हुए मन ही मन सोचने लग जाती है, तारा ने जरूर कुछ ना कुछ बुरा तो देखा है युग बाबू के बारे में, तभी ये इतना घबराई हुई है। पर तारा ने ऐसा क्या देखा होगा जो वो इतना ज्यादा घबरा गई है? इसी बात के साथ यामिनी गहरी सोच में खो जाती है। वो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि तारा ने ऐसा क्या देखा था युग का हाथ पकड़कर, कि उसकी कल्पना मात्र से तारा इतना ज्यादा डर रही थी। उस पल को याद करने में वो इतना ज्यादा घबरा रही थी, दर्द से कराहने लगी थी। इस तरफ कार्तिक पुजारी अपनी कुटिया के अंदर थे। कुटिया पूरी तनीज से बनी हुई थी और उसमें ही लकड़ी का एक दरवाजा लगा हुआ था। कार्तिक पुजारी जमीन पर बिछी कालीन के ऊपर बैठे हुए थे और एक किताब पढ़ रहे थे। किताब काफी लंबी चौड़ी थी, जिसके पन्ने पीले मटमैले थे। उसके पन्नों को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो किताब काफी पुरानी थी। वो किताब काफी चौड़ी और मोटी थी, जो किसी ग्रंथ की तरह लग रही थी। कार्तिक पुजारी बड़े ही ध्यान से उस किताब को पढ़ रहे थे। उनका पूरा ध्यान उस किताब पर था। कार्तिक पुजारी अपनी उंगली एक एक लाइन पर फेरते हुए उस किताब को पढ़ते जा रहे थे और उसके पेज पलटाते जा रहे थे। कार्तिक पुजारी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उस किताब के अंदर कुछ ढूंढ रहे हो। कार्तिक पुजारी उस किताब को पढ़ने में ही लगे हुए थे कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। कोई दरवाजा खटखटाने लग जाता है। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर कार्तिक पुजारी का ध्यान भटक जाता है और वो दरवाजे की तरफ देखने लग जाते हैं। कोई अभी भी जोर जोर से दरवाजा खटखटाया जा रहा था। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर साफ समझ आ रहा था कि जो शख्स दरवाजे पर खड़ा हुआ था वो बहुत ही जल्दी में था। इस वजह से वो बार बार दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जा रहा था।
उसे एक पल भी सब्र नहीं हो रहा था। कार्तिक पुजारी तुरंत अपनी जगह पर से उठते हैं और दरवाजा खोलने के लिए जाने लग जाते हैं। वो जब दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे पर काली पोशाक पहनकर एक आदमी खड़ा हुआ था, जिसने अपने चेहरे को काले कपड़े से कवर करके रखा हुआ था। वो आदमी वैसी ही काली पोशाक पहना हुआ था जिस पोशाक में यामिनी की पीठ में एक काली पोशाक वाले आदमी ने क्रकट से वार किया था, जब यामिनी युग के साथ संभोग करने के बाद उसे मारने वाली थी। काला पोशाक वाला आदमी अकेला नहीं खड़ा था, उसके साथ एक और आदमी खड़ा हुआ था जो अपना चेहरा स्कार्फ से ढके हुए था, जिस कारण उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कार्तिक पुजारी उस काली पोशाक वाले आदमी को वहां पर देखकर हैरान हो जाते हैं। उनके चेहरे पर एक घबराहट नजर आने लग जाती है। कार्तिक पुजारी घबराहट के साथ उस आदमी से कहते हैं, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना तुमसे कि जब तक मैं ना बुलाऊं तुम दोनों को यहाँ पर नहीं आना है। उन दोनों आदमियों में से कोई कार्तिक पुजारी से कुछ कहता, उससे पहले ही कार्तिक पुजारी बोल पड़ते हैं, पहले तुम दोनों अंदर आओ। कार्तिक पुजारी की ये बात कहते ही वो दोनों आदमी कुटिया के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही वो दोनों आदमी कुटिया के अंदर घुसते हैं, कार्तिक पुजारी तुरंत दरवाजा लगा देते हैं। कार्तिक पुजारी फिर उन दोनों आदमियों को बारी बारी देखते हुए उनसे पूछ बैठते हैं, अब बताओ तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? काली पोशाक वाला आदमी भारी आवाज में कहता है, आना जरूरी था पुजारी जी, वरना आपको तो पता ही है हम आपके बुलावे के बिना यहाँ पर कभी नहीं आते। जो करते हैं आपकी आज्ञा के बाद ही करते हैं। कार्तिक पुजारी खामोश खड़े रहते हैं। काली पोशाक वाला आदमी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, आप तो देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये काली बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आपको तो पता ही होगा ये काली बारिश कोई और नहीं, वो काला साया करवा रहा है, समस्त चीजों को अपने वश में करने के लिए। कार्तिक पुजारी कहते हैं, हाँ मुझे ज्ञात है, इस बारे में मुझसे कुछ नहीं छुपा है। कहाँ पर क्या हलचल हो रही है मुझे सब कुछ पता है। काली पोशाक वाला आदमी पलट कर कहता है, तो फिर इसे रोकने का उपाय बताइए पुजारी जी, कैसे हम उस काले साए को रोक सकते हैं? कार्तिक पुजारी खामोश खड़े रहते हैं। काली पोशाक वाले आदमी को कुछ जवाब नहीं देते हैं। काली पोशाक वाला आदमी कार्तिक पुजारी से फिर पूछ बैठता है, आप खामोश क्यों खड़े हैं पुजारी जी? बताइए कैसे रोका जा सकता है उस काले साए को? कार्तिक पुजारी काली पोशाक वाले आदमी के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ उस काले साए को कैसे रोका जा सकता है, फिर भी तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो। जैसे ही वो दोनों आदमी कार्तिक पुजारी का जवाब सुनते हैं, दोनों एकदम खामोश हो जाते हैं। उन दोनों की आंखों में एक मायूसी नजर आने लग जाती है, जैसे कार्तिक पुजारी ने पहले जो उन्हें उपाय बताया हो वो उपाय वो दोनों बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हो। काली पोशाक वाला आदमी हिचकिचाहट के साथ कार्तिक पुजारी से कहता है, आपको कोई और उपाय नहीं मिला पुजारी जी? कार्तिक पुजारी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, नहीं, मुझे और कोई उपाय नहीं मिला। मुझे तो अब बस एक यही उपाय नजर आ रहा है, इसके अलावा दूसरा कोई और उपाय नहीं है। वो दोनों आदमी खामोश खड़े रहते हैं। कार्तिक पुजारी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहते हैं, मैं तुम दोनों से पहले ही कह चुका हूँ, उस काले साए का अंत तारा और यामिनी की शक्ति के मिलन से ही हो सकता है, पर उस मिलन के लिए यामिनी का अभिशाप से मुक्ति पाना बहुत जरूरी है। बिना मुक्ति के तारा और यामिनी की शक्तियों का मिलन नहीं हो सकता है, न ही उस काले साए का अंत हो सकता है। वो दोनों ही आदमी बड़े गौर से कार्तिक पुजारी की सारी बातें सुन रहे थे। कार्तिक पुजारी उन दोनों आदमी को बारी बारी घूरते हुए अपनी बात को खत्म करते हुए कहते हैं, और तुम दोनों को पता है कि यामिनी को उसके अभिशाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? काली पोशाक वाले आदमी के बगल में जो आदमी खड़ा हुआ था वो झट से बोल पड़ता है, यामिनी के हाथों युग की मौत से। कार्तिक पुजारी कहते कुछ नहीं, बस अपनी नजरों से इशारा करते हुए हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। काली पोशाक वाला आदमी हड़बड़ाहट के साथ कार्तिक पुजारी से बोल पड़ता है, क्या और कोई रास्ता नहीं है पुजारी जी, यामिनी को उसके अभिशाप से मुक्ति दिलाने का? कार्तिक पुजारी गुस्से के साथ कहते हैं, मैंने कहा ना और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। युग की मौत आवश्यक है यामिनी को उसके अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए। काली पोशाक वाला आदमी झट से पलट कर कहता है, पर पुजारी जी, हमारा मकसद तो युग को बचाना था ना, और आप अब उसी को यामिनी के हाथों मराने की बात कर रहे हैं। कार्तिक पुजारी कहते हैं, हाँ, क्योंकि पहले युग को खतरा सिर्फ यामिनी से था, पर अब खतरा बदल गया है। खतरा सिर्फ बदला नहीं है, बल्कि और ज्यादा बढ़ गया है काले साए के रूप में। कार्तिक पुजारी अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही काली पोशाक वाला आदमी कार्तिक पुजारी को बीच में टोकते हुए बोल पड़ता है,
पुजारी जी, क्या आपको उस काले साए के बारे में कुछ पता चला कि कौन है वो? कार्तिक पुजारी मायूसी के साथ ना में अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। मैंने ग्रंथों में बहुत खोजने की कोशिश करी, पर कहीं भी उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि उस काले साए का अस्तित्व कब उजागर हुआ, वो कैसे बना। काली पोशाक वाला आदमी और उसके बगल में खड़ा आदमी दोनों खामोश रहते हैं। कार्तिक पुजारी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहते हैं, मैंने कहा न, खतरा बढ़ गया है। अब सिर्फ युग की जान को खतरा नहीं है, बल्कि सभी की जान को खतरा है उस काले साए से। युग को मरना होगा, वरना सभी लोग मर जाएंगे। अब फैसला तुम लोगों के हाथ में है, या तो युग को मरने दो या फिर उसको छोड़कर सबको मरने दो। कार्तिक पुजारी की बात सुनकर वो दोनों आदमी खामोश पड़ जाते हैं। उन दोनों की आंखों के एक्सप्रेशन देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए थे। उन दोनों के लिए फैसला लेना बहुत मुश्किल था कि क्या करें। कार्तिक पुजारी उन दोनों को अच्छे से समझाते हुए कहते हैं, पुरानी महागाथाओं में भी विजय प्राप्त करने के लिए किसी न किसी को बलिदान देना पड़ता था, तभी विजय प्राप्त होती थी। और इस महागाथा में भी युग को बलिदान देना पड़ेगा, तभी विजय प्राप्त होगी, वरना समस्त संसार उस काले साए के अंधकार में डूब जाएगा। काली पोशाक वाले आदमी के बगल में खड़ा आदमी झट से बोल पड़ता है, हम इस संसार को अंधकार में डूबने नहीं देंगे। अगर अब युग के मरने से ही सब कुछ ठीक हो सकता है तो वही सही। काली पोशाक वाला आदमी झट से बौखलाहट के साथ बोल पड़ता है, पर हम ऐसे कैसे युग को। काली पोशाक वाला आदमी अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही कार्तिक पुजारी उसे बीच में टोकते हुए बोलते हैं, वो सही बोल रहा है, हमें यही करना होगा। हमारे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। युग को यामिनी के हाथों मरना ही होगा। कार्तिक पुजारी की बात सुनकर काला पोशाक वाला आदमी खामोश हो जाता है। वो पलट कर कुछ नहीं कहता है। कार्तिक पुजारी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहते हैं, उस अमावस्या की रात जब तुमने यामिनी की पीठ पर क्रकट से वार किया था, उससे पहले वो युग के साथ संभोग कर चुकी थी और उसका दिल सीने से निकालने के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी, पर तभी तुमने यामिनी पर क्रकट से वार कर दिया था। अब अगर यामिनी को अपने अभिशाप से मुक्ति पाना है तो उसे संभोग की आवश्यकता नहीं है, बस महाडायन को भोग चढ़ाने की जरूरत है। काली पोशाक के बगल में खड़ा आदमी हैरानी के साथ पूछता है, भोग? कैसा भोग? कार्तिक पुजारी उस आदमी को अच्छे से समझाते हुए कहते हैं, जैसा कि हम सबको पता है, यामिनी को जो अभिशाप लगा था वो उसकी माँ से लगा था, और उसकी माँ को महाडायन ने अभिशाप दिया था कि हर अमावस्या पूर्णिमा की रात उसे किसी मर्द के साथ संभोग करना पड़ेगा और उसके दिल की बलि चढ़ानी पड़ेगी। अमावस्या पूर्णिमा की रात शिकार के दिल की बलि चढ़ाने के बाद ही यक्षिणी का गुस्सा शांत होता था और वो डायन रूप से अपने असली रूप में आ पाती थी, क्योंकि जिस दिल की वो पूजा करके खाती थी उसका भोग सीधे महाडायन को लगता था। तो अब यामिनी को भी अब बस युग के दिल का भोग चढ़ाना है। ऐसा करने पर उसे उसके अभिशाप से मुक्ति मिल जाएगी। काली पोशाक वाला आदमी कार्तिक पुजारी से तुरंत बोल पड़ता है, पर पुजारी जी, मुझे नहीं लगता यामिनी युग को अब मारेगी। पहले की बात कुछ और थी, पर अब कुछ और। अब यामिनी युग से प्यार करती है, इतना प्यार कि वो खुद मर जाएगी, पर युग को कभी मरने नहीं देगी। कार्तिक पुजारी गुस्से के साथ कहते हैं, यामिनी युग से प्यार करती है या नहीं, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, ना ही इस बात से कि यामिनी युग को खुद मारती है या फिर तुम लोग किसी तरह युग को उसके हाथों मरवा कर उसके दिल की बलि चढ़वाते हो। वो सब मैं नहीं जानता। मेरा काम था तुम्हें उस काले साए से हमेशा हमेशा के छुटकारे के लिए समाधान बताना। वो मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ। अब उस समाधान को तुम अपनाते हो या नहीं, ये तुम पर निर्भर करता है। काली पोशाक वाला आदमी और उसके बगल में खड़ा आदमी दोनों खामोश खड़े रहते हैं। कार्तिक पुजारी से कुछ नहीं कहते हैं। कार्तिक पुजारी एक बार फिर बोल पड़ते हैं, अब फैसला तुम दोनों के हाथों में है। तुम्हें जो करना है जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। वो काला साया इस काली बारिश के साथ प्रत्येक पल ताकतवर होते जा रहा है। काली पोशाक वाला आदमी कार्तिक पुजारी से कहता है, हम जल्दी कोई फैसला लेकर आपको बताते हैं पुजारी जी। कार्तिक पुजारी को चिढ़ते हुए कहते हैं, तुम्हें मुझे कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों का जो भी फैसला हो, तुम दोनों खुद उस पर अमल कर लेना। अब इतना भी वक्त नहीं बचा है कि तुम मुझे अपना फैसला सुनाने वापस आ सको। हो सकता है जब तक तुम दोनों फैसला लो तब तक पहले ही बहुत देर हो चुकी हो। वो दोनों आदमी खामोश खड़े रहते हैं। कार्तिक पुजारी की बात ने उन दोनों को ही डरा कर रख दिया था। ये डर उनकी आंखों को देखकर साफ समझ आ रहा था।
कार्तिक पुजारी उन दोनों को देखते हुए कहते हैं, फैसला लेते वक्त मेरी एक बात अपने दिमाग में जरूर रखना, पृथ्वी लोक पर इंसानों का अस्तित्व रहेगा या नहीं, उसका फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। तुम दोनों अब यहाँ से जा सकते हो। वो दोनों आदमी कार्तिक पुजारी की तरफ स्नेह के साथ देखते हुए उनके पैर पड़ते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर वहां से जाने लगते हैं। सदियों से है पुरानी यक्षिणी, एक आग है यक्षिणी, तेरा ख्वाब है। वो दोनों आदमी कार्तिक पुजारी की तरफ स्नेह के साथ देखते हुए उनके पैर पड़ते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर वहां से जाने लग जाते हैं। इस तरफ मेहंदी पथार पुलिस स्टेशन के अंदर चार्ली कुर्सी पर बैठा हुआ था। चार्ली के सामने ही टेबल पर समोसा और चाय रखी हुई थी। चार्ली चाय की हर एक चुस्की के बाद समोसा खाते जा रहा था और चाय पीते जा रहा था। वो एक और समोसे का खा रहा था तो एक घूंट चाय का पी रहा था। चार्ली समोसा खाते हुए खुद से बड़बड़ाता है, ये चैटर्जी सर अभी तक आए क्यों नहीं? मैंने तो बहुत पहले ही इन्हें फोन कर दिया था। वो बोल भी रहे थे कि वो निकल चुके हैं, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। बताओ 2 घंटे हो गए अभी तक आए नहीं, पता नहीं कहाँ पर रह गए। ये चैटर्जी सर भी ना बहुत ही ढीले इंसान है, वक्त के पाबंद ही नहीं है। चार्ली चाय और समोसा खाते हुए खुद से बार बार यही सब बड़बड़ाते जा रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो काफी देर से चैटर्जी के आने का इंतजार कर रहा था, पर चैटर्जी अभी तक नहीं आया था। चार्ली समोसा खा ही रहा था कि तभी वहां पर चैटर्जी आ जाता है। जैसे ही चैटर्जी आता है, चार्ली कुर्सी पर से उठ जाता है। चार्ली समोसा खाते हुए ही चैटर्जी से पूछ पड़ता है, सर कहाँ रह गए थे आप? आने में बहुत देर कर दी। मुंह में समोसा होने के कारण चैटर्जी समझ ही नहीं पाता है कि चार्ली क्या बोल रहा था। चैटर्जी मुंह बनाते हुए कहता है, क्या कहा चार्ली तुमने? चार्ली अपनी बात दोहराते हुए कहता है, सर मैंने कहा कहाँ रह गए थे आप? बड़ी देर कर दी आने में। चैटर्जी को अभी भी चार्ली की बात समझ में नहीं आती है। चैटर्जी चार्ली पर गुस्सा करते हुए कहता है, चार्ली पहले ना तुम अपना ये समोसा खा लो, उसके बाद बोलो क्या बोल रहे हो। चार्ली चैटर्जी की ये बात कहते ही अपने मुंह का समोसा खत्म करता है और चैटर्जी से बोल पड़ता है, सर मैं पूछ रहा हूँ कहाँ रह गए थे आप? बड़ी देर कर दी आने में। चैटर्जी चार्ली के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो तो तुम देख ही रहे हो चार्ली की बाहर कितनी बारिश हो रही है। पास में ही जाम लगा हुआ था, वहीं फंस गया था, इसलिए देर हो गई। चार्ली अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, सर बाहर सिर्फ बारिश नहीं हो रही है, बल्कि काली बारिश हो रही है। इतना काला पानी आसमान से बरसते हुए तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है। सच में कलयुग चल रहा है सर, तभी तो काली बारिश हो रही है। ऊपर से एक पल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल। चैटर्जी ने चार्ली को कुछ नहीं बताया था कि इतने दिनों से उसके वर्चस्विनी युग और उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ था। चार्ली अभी तक इन सब चीजों से अनजान था। उसे काले साए के बारे में भी कुछ नहीं पता था। उसके मन में बस यक्षिणी का खौफ बसा हुआ था। चार्ली चैटर्जी को घूरते हुए कहता है, सर आपको पता है मुझे क्या लग रहा है? चैटर्जी पलट कर पूछता है, क्या लग रहा है तुम्हें चार्ली? चार्ली जवाब देता है, सर मुझे तो लगता है ये सब ना वो यक्षिणी कर रही है। ये काली बारिश वही करवा रही है अपनी काली शक्तियों से। चैटर्जी अच्छे से जानता था कि काली बारिश कराने के पीछे कौन था, इसलिए वो चिढ़ते हुए चार्ली से कहता है, चार्ली तुम ना ये सब फालतू की बातें छोड़ो और ये बताओ क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ पर? चार्ली चैटर्जी को घूरते हुए ही पूछता है, ये आप पूछ रहे हैं सर, मैंने आपको क्यों बुलाया है? चैटर्जी चिढ़ते हुए चार्ली से पूछ पड़ता है, हाँ पूछ रहा हूँ मैं। अब तुमने मुझे बुलाया है चार्ली तो तुमसे ही पूछूंगा ना, किसी और से तो नहीं पूछूंगा ना। चार्ली चैटर्जी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, सर आप भी ना कमाल करते हैं। आपको दिख नहीं रहा यहाँ पुलिस स्टेशन में चार्ज संभालने वाला कोई नहीं है। वर्चस्विनी मैडम तो बहुत दिनों से छुट्टी पर है, ऊपर से कुछ दिनों से आप भी पुलिस स्टेशन नहीं आ रहे। अब मैं यहाँ पर कब तक क्या क्या संभालूंगा? मुझसे तो ये डबल ड्यूटी नहीं हो पाएगी। चैटर्जी हैरानी के साथ चार्ली से कहता है, डबल ड्यूटी? कैसी डबल ड्यूटी? तुम एक ड्यूटी ठीक से भी करते हो जो डबल ड्यूटी की बात कर रहे हो? दिन भर तो बस यहाँ पर बैठे रहते हो और कुछ ना कुछ खाते रहते हो और ड्यूटी की बात कर रहे हो। चार्ली शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेता है, पलट कर कुछ नहीं कहता है। चैटर्जी चार्ली पर चिढ़ते हुए कहता है,
अब बताओगे भी कि मुझे यहाँ पर किस काम से बुलाया है या यूं ही मूर्ति बनकर खड़े रहोगे? चार्ली झट से पलटकर बोल पड़ता है, सर बताया तो पुलिस स्टेशन का चार्ज संभालने के लिए, इसलिए बुलाया है आपको मैंने यहाँ पर। चैटर्जी चार्ली को घूरते हुए कहता है, तुमने इस काम के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? चार्ली हामी भरते हुए कहता है, हाँ सर, और नहीं तो क्या, और किस काम के लिए बुलाऊंगा मैं आपको यहाँ पर? आप भी कब तक घर पर बैठकर आराम फरमाते रहेंगे और घर बैठे सरकारी पैसा खाते रहेंगे? कुछ काम भी करिए, कितना सारा काम पेंडिंग पड़ा है, आपको कुछ खबर भी है? चैटर्जी चार्ली पर चिढ़ते हुए कहता है, चार्ली तुम ना रहने ही दो, मुझे अच्छे से पता है यहाँ पर कितना काम है और कितना नहीं। कुछ मत बोलो मुझसे, कुछ देर अकेला छोड़ दो मुझे। एक तो वैसे ही मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, ऊपर से तुम अलग मुझे परेशान कर रहे हो। चार्ली चैटर्जी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है और उसे घूरते हुए कहता है, हाँ सर, आप परेशान तो लग रहे हैं, वरना आपकी ड्रेस में हमेशा प्रेस होती थी जो आज नहीं है। कुछ हुआ है क्या आपके साथ जो आप इतने परेशान हैं? क्या बात है, बताइए मुझे। चैटर्जी के मन में तो आता है कि वो चार्ली को सब कुछ बता दे कि इतने दिनों में उसके साथ क्या क्या हुआ था, पर अगले ही पल उसके दिमाग में एक ख्याल आ जाता है कि यक्षिणी का नाम मात्र सुनने से ही चार्ली की पैंट गीली हो जाया करती थी। अगर उसने चार्ली को उस काले साए के बारे में भी बता दिया तो उसके बारे में सुनकर पता नहीं चार्ली क्या कर बैठेगा, कहीं डर से ही उसकी मौत ना हो जाए। और अगर उसने काले साए की बात चार्ली को बता दी तो उसके पेट में ज्यादा देर ये बात रहने वाली नहीं थी। हवा में खुलकर ये बात लोगों तक पहुंच जाती, और अगर ऐसा होता तो लोगों के मन में और ज्यादा डर बैठ जाता। आधे से ज्यादा लोगों की मौत तो मात्र उस काले साए के डर से ही हो जाएगी, और ऐसा चैटर्जी बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए वो चार्ली को उस काले साए के बारे में कुछ नहीं बताता है, ना ही इस बारे में कुछ बताता है कि इतने दिनों से उसके साथ क्या क्या हुआ है, वो किन हालातों से गुजरा है। चार्ली चैटर्जी को फिर टोकते हुए कहता है, सर कहाँ खो गए, बताइए ना क्यों परेशान है आप? चैटर्जी चार्ली पर चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हारी ये फालतू की बातें और हरकतों से परेशान हूँ चार्ली मैं। तुम कुछ देर अपना मुंह बंद नहीं रख सकते क्या? मैंने कहा ना कुछ देर मुझे अकेला छोड़ दो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? चैटर्जी का गुस्सा देखकर चार्ली चैटर्जी से कुछ नहीं कहता है। टेबल के ऊपर एक और समोसा जो रखा हुआ था उसे उठाता है और वहां से जाने लग जाता है। चार्ली के जाते ही चैटर्जी अपने कदम आगे बढ़ाता है और सीधे जाकर उस कुर्सी पर बैठ जाता है जिस पर कुछ देर पहले चैटर्जी बैठा हुआ था। चैटर्जी परेशान होते हुए खुद से बड़बड़ाता है, ये चार्ली भी ना, पता नहीं इसने मुझे यहाँ पर क्यों बुला लिया। यहाँ काम तो है नहीं कुछ और इसे यहाँ पर काम नजर आ रहा है। कम से कम हवेली में रहता तो उस काले साए से छुटकारा कैसे पाना है, सबके साथ मिलकर उसके बारे में डिस्कशन तो कर सकता था। अब यहाँ पर बैठकर क्या करूं मैं? चैटर्जी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में तारा का ख्याल आता है और वो फिर खुद से बड़बड़ा पड़ता है। ऊपर से तारा बेचारी, वो बच्ची अलग अपने सपनों से परेशान है। पता नहीं उसको वैसे डरावने सपने क्यों आ रहे हैं, क्या हो रहा है उसके साथ आजकल। चैटर्जी तारा के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में तारा का वो सपना आने लग जाता है जो तारा ने अपनी शक्तियों के उपयोग से सभी लोगों को दिखाया था, जिसमें काला साया मरे हुए लोगों को जिंदा कर रहा था और वो कब्र में से निकल रहे थे। उसे याद आता है कि उन कब्रों में से प्रशांत, मोनिका, उसके 4 साथी जो उसके साथ ग्रेवयार्ड कोठी में मोनिका की लाश ढूंढते हुए गए थे, जिनकी उस काले साए ने बलि चढ़ा दी थी, उनकी लाशें भी उसी कब्र से निकल रही थी। एक एक करके चैटर्जी की आंखों के सामने उन सब मरे हुए लोगों के चेहरे गुजरने लग जाते हैं जो कब्र में से निकल रहे थे। एक एक करके सब मरे हुए लोगों के चेहरे उसकी आंखों के सामने से गुजर ही रहे थे कि तभी एक कब्र में से कमली भी निकलती है। जैसे ही चैटर्जी की आंखों के सामने से कब्र में से निकलते हुए कमली का चेहरा गुजरता है, चैटर्जी का मन वहीं पर आकर रुक जाता है। चैटर्जी की आंखों के सामने से बार बार कमली का चेहरा कब्र में से निकलते हुए दिखाई देने लग जाता है। कमली का चेहरा चैटर्जी की आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था। चैटर्जी कमली की लाश पर गौर करते हुए हड़बड़ाहट के साथ खुद से बोल पड़ता है, कमली की लाश उस कब्र में से कैसे निकल सकती है? जितना मुझे पता है उसकी लाश तो हमें रोंका घाट पर मिली थी और फिर वो सीधे पोस्टमार्टम के लिए गई थी। पोस्टमार्टम के बाद कुछ हफ्तों तक उस लाश पर किसी ने हक नहीं जताया था तो उसे शमशान घाट भेज दिया गया था जलाने के लिए। अगर शमशान घाट में कमली की लाश जल चुकी थी तो फिर वो तारा के सपने में कब्र में से कैसे निकल सकती है? चैटर्जी के दिमाग में बार बार यही बात आ रही थी। उसके दिमाग से ये बात निकल ही नहीं रही थी। ये बात उसके दिमाग में आने के साथ साथ बार बार उसकी आंखों के सामने कमली का कब्र में से निकलता हुआ चेहरा आ रहा था। चैटर्जी तुरंत चार्ली को आवाज लगाता है, चार्ली, चार्ली।
चार्ली तुरंत बाहर से भागते हुए अंदर आता है। इस वक्त चार्ली के हाथ में जलेबी थी जो वो खा रहा था। चार्ली जलेबी खाते हुए कहता है, हाँ सर कहिए। चटर्जी कुछ कहता उससे पहले ही चार्ली जलेबी आगे करते हुए चटर्जी से कहता है, सर आप जलेबी खाओगे? चटर्जी चिढ़ते हुए कहता है, जलेबी छोड़ो चार्ली और मुझे ये बताओ, कमली की लाश जो हमें रोंका मुझे घाट पर मिली थी वो जला दी गई थी ना? चार्ली कुछ सोचते हुए कहता है, कमली? कौन कमली सर? चटर्जी चार्ली पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम कमली को भूल गए क्या चार्ली? चार्ली कुछ नहीं कहता है, बस अपना सिर खुजाते रहता है। चटर्जी चार्ली को कमली के बारे में बताते हुए कहता है, अरे वही कमली जिसके साथ सुदेश रंगरलिया बनाता था, वो कमली जो अपने देह का व्यापार करती थी खर्चा चलाने के लिए। चटर्जी जैसे ये बात बोलता है, चार्ली को तुरंत कमली के बारे में याद आ जाता है और वो झट से हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, अच्छा वो कमली की बात कर रहे हैं आप? चटर्जी हामी भरते हुए कहता है, हाँ चार्ली मैं उसी कमली की बात कर रहा हूँ, उसकी लाश को जला दिया गया था ना? चार्ली उस बारे में याद करते हुए कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ सर, जब किसी ने उसकी लाश पर हक नहीं जताया था तो उसे जलाने के लिए शमशान घाट भेज दिया गया था। आपने ही तो बोला था कि उसकी लाश को जला दो ताकि उसे इस जन्म से मुक्ति मिल सके। चटर्जी चार्ली को घूरते हुए कहता है, उसकी लाश को पक्का जला दिया गया था ना? चार्ली यूं ही बोल पड़ता है, हाँ सर जला ही दिया होगा डोम राजा ने उसके शव को। चटर्जी मुंह बनाते हुए कहता है, डोम राजा? अब ये डोम राजा कौन है? चार्ली बड़े ही चाव के साथ जवाब देता है, अरे सर शव का दाह संस्कार करने वाले आदमी को डोम राजा ही तो कहते हैं। चटर्जी गुस्से के साथ कहता है, पक्का तुम्हारे उस डोम राजा ने कमली की लाश को जला दिया था ना? चार्ली जब चटर्जी फिर से चार्ली से वही सवाल करता है तो चार्ली भी आशंका में पड़ जाता है और वो कुछ जवाब नहीं दे पाता है। चटर्जी अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहता है, एक काम करो, तुम्हारे उस डोम राजा को फोन करो और उससे पूछो उसने कमली की लाश को जलाया था या नहीं। चार्ली पलट कर कहता है, सर अब मुझे उस डोम राजा से रोज थोड़ी काम पड़ता है जो मेरे पास उसका नंबर होगा। चटर्जी हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? उसका फोन नंबर नहीं है तुम्हारे पास? तो फिर एक काम करो, चलो तुम मेरे साथ। चार्ली मुंह बनाते हुए कहता है, चलूं पर कहाँ सर? चटर्जी जवाब देता है, उस शमशान घाट जहाँ पर कमली की लाश को जलाया गया था। चार्ली हैरानी के साथ पूछता है, शमशान घाट पर क्यों सर? सदियों से है